आज के कहानी का शीर्षक है बुढ़ापे की डगर। युग जमाना कितना खराब हो चला है। आए दिन बच्चा चोरी की खबरें आती रहती। अभी कल ही एक औरत कह रही थी उसके नैहर एक बच्चा चोरी हुआ है। आज 2 दिन हो गए लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। वैसे मैं तो टिक्कू को घर में से निकलने ही नहीं देती, किंतु बच्चा है, दरवाज़ा खुलते ही बाहर भागता। अब मैं घर में करूं या उसके पीछे पीछे दौड़ते फिरूं। पापा से कहती कि और कुछ नहीं तो कम से कम उसकी देखरेख तो कर दिया करो, लेकिन उन्हें तो बस खाने और खाट तोड़ने के सिवा कुछ सोचता ही नहीं। रमन के ड्यूटी से आते ही बिमला ससुर की शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ गई। लेकिन बिमला के ससुर आखिर रमन के बाप भी तो थे। सारे युग परिवर्तन के बाद भी बेटे के हृदय में बाप के प्रति फर्ज का शर्म भी तो छिपा था। इसलिए थोड़ा नाराज होते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? रमन के पूछते बिमला तुनक गई। कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन कम से कम वे टिक्कू की देखरेख किया करें। और तुम क्या करोगी? हमसे इतना काम नहीं सपरता, बिमला बोली। आखिर तुम करते ही क्या हो? अपना कपड़ा तो मैं खुद ही धो लेता हूँ, पापा भी धो ही लेते। उसके बाद काम ही क्या है? अब तुमसे यदि 3 आदमी का भोजन भी नहीं बनता तो कोई बात नहीं, यह भी छोड़ दो। जिसे भूख लगेगी वह खुद बना लेगा। लेकिन पापा पर शब्द बाण चलाना बंद करो। सुनते ही बिमला तुनक गई। हाँ, मैं आपके पापा को गाली देते रहती, उन्हें मारते रहती, तो अगर मुझसे इतना ही डर है तो एक पिंजड़ा बनवाकर उसी में लेकर उनको घूमो। मुझे भी उनका मुंह देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब नजर हजूरे रहेंगे तो काम तो अढ़ाना पड़ेगा ही। कुत्ता भी खाता तो दुम हिला देता है, लेकिन वे खाएं और दुम भी ना हिलाएं, यह कैसे होगा? कहते हुए बिमला ने त्रिया चरित्र का वैसा नजारा पेश किया कि रमन भी घायल हुए बिना ना रह सका। आंसू नारियों के अस्त्र होते और इन्हीं अस्त्रों से ही वह हमेशा पतियों को चित्त भी करते रहते। बिमला के आंसू से रमन के गुस्से का अवरोहन तो होना ही था। वह झपट उसके पास जाकर उसके आंसू पोंछते कहने लगा, ओह, बेवजह आंसू बहाते रहती। पापा अब कितने दिन के मेहमान हैं? 1 साल 2 साल, यही ना? उसके बाद तो उस पक्के आम को चुना ही है। इसलिए सब्र रख, कोई वैसा काम मत कर जो उनके मरने के बाद तो उसको मेरी नजरों में ही दोषी बना दे। गांव के लोग हैं ना, कोई बच्चा चोर यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। अभी कल ही एक बच्चा चोर बगल के गांव में मारा गया है। तो निश्चिंत रह, टिक्कू को भी यदि कोई चुराने आएगा तो लोग उसे मार डालेंगे। फिर भी एहतियातन उसे घर से निकलने ही मत दो। दरवाजे पर ताला लगा दिया करो। सुनते ही बिमला और तो नक गई। ताला क्यों? कहो तो उसका गला ही दबा दे रही हूं, ना रहेगा और ना भागेगा। गुस्से से लाल हुई बिमला आंसू को पोंछते ही कार पड़ी। अरे शुभ बोल रही लक्ष्मी, श्री कुसुम भौजी को 4 बच्चे हैं, अकेले सबका ख्याल रखती और तू एक से ही उगता गई। तेरे भी 4 बच्चे होते तो तू क्या करती? शुभ बोल। मैं पापा से भी बोल दे रहा हूँ, वे टिक्कू का ख्याल रख दिया करेंगे। किसी तरह से रमन ने झुकते हुए बीबी को शांत करवा दिया, लेकिन पापा मूरत बाहर कान लगाए दोनों की बात सुन रहे। उन्हें बेटे द्वारा बीबी की तरफदारी फूटी आंख ना सुहाई। वे चाहते रहे कि बेटा बीबी को आवश्यक दंड देगा, किंतु ऐसा नहीं होना उन्हें बुरा लगा और उदास मन अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखते रमन कहने लगा, पापा सरला अकेले कितना करेगी? आखिर करने को समय भी तो चाहिए। अब टिक्कू के पीछे वह दौड़ने लगेगी तो यहाँ पेट के भी लाले पड़ जाएंगे। इसलिए आप और कुछ नहीं तो कम से कम टिक्कू का तो ख्याल रखा कीजिए। लेकिन बेटा, अब मुझसे तुम्हारे टिक्कू को गोदी लाद के घूमना संभव नहीं है। मैं बूढ़ा आदमी, खुद के पैर चल नहीं पाता तो बच्चे के पैर दौड़ कैसे पाऊंगा? अब तुम्हें मंजूर तो भोजन दो, नहीं तो मना कर दो। यदि बुढ़ापे में टुकड़ा ही नसीब होगा तो घर में क्यों? बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। दरवाजे दरवाजे घूमने पर कुत्तों को भी एक दो रोटी मिल ही जाती बेटा। पापा की रुखाई रमन को बताने को पर्याप्त थी कि उन्होंने सब कुछ सुन लिया है। ओहो पापा, झल्लाते हुए रमन अभी कुछ कहने ही वाला था कि मूरत ने हाथ उठाकर उसे मना किया। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है बेटा। सही बात है कि एक समय तक ही बेटा माँ की गोदी में अच्छा लगता, अब तेरा वह समय बीत चुका है। अब तो तू बीबी के पल्लू में ही सुंदर लग रहा है। अब तो ऐसा लगता कि इस घर की मेरी मुराद पूरी हुई। जब टूटे जांगर कुछ होगा नहीं और बिन किए खाना मिलेगा नहीं तो फिर वह घर कैसा रे? मैं अपने घर में ही बोझ बन गया हूं बेटा, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। अभी वे बोल ही रहते तब तक बहू तुनक गई। मैं भी इस घर में भाग के नहीं आई हूँ, ब्याही हूँ और मेरे बाप ने दान दहेज देकर विदा किया है। अगर किसी को पल्लू से बंधने पर एतराज है तो होता रहे, यहाँ तो सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ही, नहीं तो अपना रास्ता देखेगा। बहू की बात मूरत को बुरी लगी
किंतु वे जवाब के भी तो हकदार नहीं थे। इसलिए बेटे की तरफ देखते दुखी मन बोले, सुन लिया बेटा, तेरे सामने ऐसा तो पीठ पीछे कैसा, ठीक ही तो कह रही है। बेटे का जवाब सुनते ही मूरत स्तब्ध रह गए। अवाक सा मुंह खुला तो खुला ही रह गया। कम से कम बेटे से तो उन्हें ऐसी अपेक्षा ना थी। हृदय भावनाओं के उफान से हिलोरे लेने लगा, किंतु व्यक्त करने को शब्द ना रहे। बेटे के जवाब ने उनके मानस पटल पर अंकित अतीत के सारे पन्नों को सुर्ख स्याही से रंग दिया। अरमान बिखरने से झंकृत टंकार ने हृदय को विदीर्ण किया। वरिष्ठता का अपमान और लता की बेबाकी ने भविष्य के सुखों के नक्शे को कालखों से पोत दिया। क्षण भर में ही आसमान से लेकर पाताल तक के सारे दृश्य आंखों के सामने नाचने लगे। कुछ देर तक गुस्सा और पछतावा में डूबे रुआंसा मुंह किए बेटे रमन के मुंह को एकटक निहारते रहे, किंतु रमन में अपने कहे का कोई पछतावा ना देख भावनाओं ने उग्रता की और आंसू छलक पड़े। हाँ बेटा, वह ठीक कह रही है, मैं ही गलत था, कहते भारी मन से बाहर निकले और आक्रोश की ज्वाला में जलते दरवाजे पर गुमसुम बैठ सोचने लगे। ऐसे माझी के सहारे तो बुढ़ापे की कश्ती अपरंपार है। जहां मोल नहीं उस घर में रहने से क्या। यह सुख उन्हें अन्यत्र दुखों से भी तुच्छ जान पड़ने लगा। असंयत मन अतीत के एक एक पन्नों को उलाटने लगा। सच में मुझसे भी गलतियां हुई, जिसका खामियाजा अब मिल रहा है। मैं भी जवानी के अकड़न में माँ बाप के भावनाओं को समझने में गुस्ताखी की। आखिर बाबूजी का गुनाह क्या था। मूरत के नजरों के सामने वह दृश्य स्मृत हो आया है। यही न कि वे घर खर्च को व्यवस्थित करने की बात कर दिए थे। स्वतः मस्तिष्क में जवाब सवाल चलने लगा। यही स्थिति उस समय मेरे बाबूजी के सामने भी आई होगी। जैसे मैं जल रहा हूं वैसे वे भी जले होंगे, लेकिन जवानी के अकड़न में मुझे यह भी भान ना रहा कि बुढ़ापा औलाद का सहारा चाहती। अरमानों के प्राबल्यता का विकृत रूप ही बुढ़ापा है। यह भी ज्ञान ना रहा कि बुढ़ापा के झनकदार मस्तिष्क जल्दी टूट जाते। मैं भी उस दिन बाबूजी के साथ खड़ा ना हुआ था। बीबी के तरफदारी में मैंने भी तो कसीदे पढ़े थे। मैं आज अकेला तड़प रहा हूँ, किंतु मैंने तो माँ और बाप दोनों को दुखाया था। बस पत्नी को डांट देने से मामला सुधर सकता था, किंतु अफसोस कि उल्टे मैंने बाप के भावनाओं को छोड़ दिया। बाबूजी ने खाने से इनकार किया तो घमंड में चूर मैंने भी उन्हें छोड़ दिया। अपने उपेक्षा से वे भी उतने ही आहत हुए होंगे जितना आज मैं हूँ। हो सके कि मुझसे भी ज्यादा हुए हो। क्रोध ने विकल्प तलाशना शुरू कर दिया और अकस्मात सारे विकल्प संकल्पों में परिवर्तित होने लगे। रमन भी उनके भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया। चुपचाप दरवाजा सटाया और अंदर अपने में व्यस्त हो गया। किंतु रात को जब भोजन का समय आया और रमन उन्हें बुलाने आया तो पापा दरवाजे पर नहीं थे। वे कहाँ गए? अब तक खोज हो रही, किंतु मिले नहीं। एक छोटी सी बात इतनी बड़ी नासूर बन जाएगी, रमन ने सोचा भी नहीं।